Welcome class 12. We are in unit 6, chapter 6.3. This is about selection, meaning and process, चयन, अर्थ एवं प्रक्रिया। कॉन्सेप्ट की बात करेंगे चयन की। इससे पहले बात हुई भर्ती, रिक्रूटमेंट की, और वहां पर ये कोशिश रहती थी संस्था द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को आमंत्रित करना कि वो जॉब के लिए संगठन में अप्लाई करें और प्रार्थना पत्र भेजें। अब वो बात पीछे रह गई। वो एक सकारात्मक प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है। यहां पर बात होगी जो आपके पास ढेरों प्रार्थना पत्र आए हैं, उनमें से जिस क्वालिफिकेशन का कैंडिडेट, कर्मचारी आपको चाहिए, उनकी छंटनी करना और आगे की प्रक्रिया को शुरू करना। तो यहां पर जो संख्या है, उन बहुत सारे प्रार्थना पत्र में से जॉब के लिए डाले थे लोगों ने, उनमें से योग्य उम्मीदवारों के प्रार्थना पत्रों को छांटना और उनको सूचीबद्ध करना, ये एक नकारात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे आदमियों के जो प्रार्थना पत्र हैं वो रिजेक्ट किए जाने हैं और उन्हीं को सेलेक्ट किया जाना है जो संस्था के काम के अभ्यर्थी हों, कैंडिडेट्स हों। तो ये बात अगर अर्थ के ऊपर जाएं कि चयन का क्या अर्थ है, सिलेक्शन का, तो इसका अभिप्राय प्रार्थियों की जांच करने वाली उस प्रक्रिया से है जो यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों को ही नियुक्त किया गया है। तो सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि उससे कम योग्यता वाले अभ्यर्थी जो हैं वो उस प्रक्रिया से बाहर जाएंगे। अगर डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की, तो डेल योडर ने कहा कि चयन वह प्रक्रिया है जिसमें नौकरी के प्रार्थियों को दो श्रेणियों में बांट दिया जाता है। एक श्रेणी वह जिन्हें नौकरी दी जानी है और एक श्रेणी वो जिन्हें नौकरी नहीं दी जानी है। तो आप दो वर्गों में उनको बांट देते हैं और एक वर्ग वो है जिनमें से आपको उपयुक्त कर्मचारी को चयनित करना है और एक वो जिनको आपने सिरे से खारिज कर दिया। तो अब ये जो चयन प्रक्रिया है, इसके विभिन्न चरणों के ऊपर एक विस्तृत आपके समक्ष चर्चा प्रस्तुत करूंगा। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या प्रोसेस है वो? सबसे पहले प्राथमिक जांच, एक लंबी प्रक्रिया है, 8 पॉइंट्स की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। चयन प्रक्रिया में पहला कदम प्राथमिक जांच, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी और प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में भी प्राथमिक साक्षात्कार होगा, यानी प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। और उस इंटरव्यू के दौरान आप दो बातें करेंगे। एक, प्रार्थी का साक्षात चित्रण आपके समक्ष वो शख्स, वो कैंडिडेट आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। वो अपने बारे में बताएगा आपको कि क्या योग्यता है, क्या एक्सपीरियंस है। उन सारी बातों को वो आपके समक्ष रखेगा
दूसरा, इसमें प्रार्थी की जो ये पर्टिकुलर जॉब जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है उसमें रुचि क्यों है, उसके पक्ष में वो अपनी दलील देता है। तो दो बातें हुई यहां पर। एक साक्षात्कार, जो प्राथमिक साक्षात्कार हुआ उसमें प्रार्थी का साक्षात चित्रण हुआ, और दूसरा प्रार्थी की इस जॉब में रुचि का जो भी रुझान था उसको नोट करने का प्रयास किया गया। दूसरा काम यहां पर जो प्रार्थी द्वारा किया जाना है वो है रिक्त आवेदन पत्र भरना, फिलिंग अप ऑफ ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। उस फॉर्म में जो आपने तय किए होंगे कॉलम्स, उन सभी कॉलम्स को गहन अध्ययन के बाद भर देना। ये काम रहेगा, प्रार्थी द्वारा होगा ये काम। अब इसमें क्या क्या चीजें निहित रहती हैं, मोटे तौर पे अगर बात करें तो इसमें शामिल रहता है योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, जो आदमी अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए। व्यक्तिगत सूचनाएं, उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो उस फॉर्म में शामिल रहती है। तीसरा, न्यूनतम स्वीकार्य वेतन, मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी, कि वो जिस संस्था में वो अप्लाई कर रहा है, फॉर्म भर रहा है जॉब के लिए, वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा है। चौथी बात, रेफरेंसेस, संदर्भ जिसे कहते हैं। आप 2-3 ऐसे व्यक्तियों के यहां पर नाम लिखेगा जो अभ्यर्थी है, जो उसके बारे में जानते हों, ताकि समय आए अगर आगे चलकर कभी ऐसा, तो उन आदमियों से उस व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल, पूछताछ की जा सकती है। वो रेफरी होंगे उस व्यक्ति के जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। पांचवा, यहां पर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन जो उस प्रार्थी के चयन में सहायक हो सके, उसका ब्यौरा भी वहां पर लिया जाएगा। ये तो बात हुई प्राथमिक जांच की, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा यहां पर वो है चयन परीक्षाएं, सिलेक्शन टेस्ट। ये जो सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, चयन परीक्षाएं होंगी, इनके द्वारा प्रार्थियों की योग्यता और निपुणता यानी एबिलिटी एंड स्किल का माप किया जाता है। और इन एबिलिटी और स्किल को यानी योग्यता और निपुणता को मापने के लिए भी हमने 3 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको 3 भागों में बांट रखा है। पहली रहेंगी दक्षता परीक्षाएं, प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स में भी उस आदमी के वो कितना दक्ष है अपने काम में, उसके बारे में एक जांच पड़ताल की जाएगी। और ये जो दक्षता परीक्षाएं हैं, इसमें फर्दर जो आपके पास रहेंगी वो यहाँ पे मुख्यतः 2 किस्म की परीक्षा होगी। एक होगी विशिष्टता परीक्षा, स्पेशलाइजेशन टेस्ट होगा। यहां पर उस आदमी का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, थ्योरी का नॉलेज, वो ज्ञान है, सिर्फ 2 किस्म का ज्ञान है ये। एक थ्योरेटिकल के थ्योरी आपको कितनी उस चीज की पता है, और दूसरा रहता है एक व्यवहारिक ज्ञान कितना है आपका, उसका टेस्ट लिया जाता है। यहां पर इस बात को ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं कि कंप्यूटर चलाने की जो गति का माप है, जैसे कोई व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में कितना ज्ञान रखता है, उसके कल पुर्जों के बारे में, वो खराब हो जाए तो क्या उसको ठीक कर सकता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, वही व्यक्ति जब कंप्यूटर पे काम करेगा तो उस आदमी की
जो कंप्यूटर चलाने की गति है उसका क्या माप है, क्या मेजर है, वो आएगा उसके प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट में। तो वहां पर संगठन देखेगा, इंटरव्यू बोर्ड देखेगा कि इस आदमी को कंप्यूटर प्रैक्टिकली चलाना कितना आता है। तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज हुआ पहला पार्ट, दूसरा पार्ट हुआ उसका टेस्ट होगा। उसमें आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं फटाफट, ये कितने लिमिटेड समय में, निश्चित समय में आपको बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वहां पे आपका थ्योरेटिकल नॉलेज चेक हो जाता है। और दूसरा हुआ आपका प्रैक्टिकल नॉलेज का टेस्ट, आप कंप्यूटर पर बैठे हैं और आपकी गति देखी जाएगी, आपने कितनी तेजी से आप उस काम को प्रैक्टिकली करते हैं। तो यहां पर स्पेशलाइजेशन टेस्ट में दो चीजों का नॉलेज देखा गया, थ्योरी का नॉलेज कैसा है और उसका टेस्ट लिया गया, और प्रैक्टिकल नॉलेज का टेस्ट लिया गया जो व्यवहारिक ज्ञान है आपका। तीसरा यहां पर चतुराई परीक्षा, जिसे आप परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं, यहां पर आप देखेंगे इस परीक्षा में कि आप अपने काम में कितने दक्ष हैं, चतुर हैं। दो आदमी हैं, बराबर क्वालिफिकेशन है उनकी, बराबर एक्सपीरियंस है, लेकिन जो परफॉर्मेंस लेवल है वो दोनों का अलग अलग होता है। आम जीवन में भी आप ऐसा देखते होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की दुनिया में ही इस बात का उदाहरण नहीं है, अब बाकी आप खेल के मैदान में जाएं वहां भी आप देखेंगे कि दो खिलाड़ी स्तर लगभग दोनों का बराबर, इंटरनेशनल स्तर पे दोनों एक बराबर समय से खेल रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो दोनों की उसमें फर्क होता है। तो यही फर्क जो है वो जांचा जाता है चतुराई परीक्षा के द्वारा, और इस चतुराई परीक्षा में आप उस आदमी की जो परफॉर्मेंस है उसका टेस्ट लेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, और ये आप प्रैक्टिकली देखेंगे इसको करवा करके। जैसे कंप्यूटर का उदाहरण था, कोई कंप्यूटर चलाने की जो गति का माप है वो दोनों में कितना फर्क पाया गया। ये तो रहे दक्षता परीक्षाओं के बारे में, चयन परीक्षाएं जब हो रही हैं। अब एक दक्षता परीक्षा की बात हुई, अब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर आएंगे, जो मनोवैज्ञानिक परीक्षा है उसकी बात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो मनोविज्ञान से जुड़ी रहती हैं। बात फिर वहीं घूम फिर के आती है कि दो आदमी, आपके पास दो कैंडिडेट खड़े हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन जो है वो बराबर, और दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो भी ऑलमोस्ट बराबर, एज बराबर, और अब किसको रखें किसको ना रखें। दोनों बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, बहुत नामी ग्रामी संस्थाओं के पढ़े लिखे हैं। अब किसको आप वहां पर जॉब देंगे, तो इसके लिए ये जो हमारी मनोवैज्ञानिक परीक्षा होगी, इसमें हम उन आदमियों की रुचि की परीक्षा देखेंगे, इंटरेस्ट देखेंगे उनका कि उस फील्ड के प्रति, जिस जॉब के लिए वो अप्लाई किया हुआ है वो कितना है। दूसरा देखेंगे हम उनका बुद्धिमत्ता परीक्षा, इंटेलिजेंस टेस्ट देखेंगे, उनको कोई ऐसी एक क्वेश्चनेयर बना करके उससे, और एक कोई सिचुएशन बना करके वहां से उस सिचुएशन से कैसे पार पाना है, वो उससे उनकी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस का टेस्ट किया जाएगा। फिर उनकी तीसरा जो प्रवृत्ति परीक्षा है, एप्टीट्यूड उनका चेक किया जाएगा। वहां पर यह देखा जाता है कि जो सीखने की शक्ति है उस बंदे में
सीखने की कितनी शक्ति है। जिसमें ज्यादा शक्ति होगी सीखने की, वो संस्था के लिए ज्यादा कारगर रहता है, ज्यादा बेहतर रहता है। संस्थागत उद्देश्यों में वो कैंडिडेट जो है वो बेहतर रहता है। तो यहाँ पर ये प्रवृत्ति परीक्षा के द्वारा आप इस चीज को माप सकते हैं। चौथा उनका पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे आप, व्यक्तित्व परीक्षा, यानी दूसरों, एक उदाहरण देता हूं इसके लिए। ये कोई डॉक्टर है, वो जो डॉक्टर दूसरों की तकलीफ को ना समझ पाए या वो उसकी समझ ना रखता हो, तो मुझे संदेह है कि वो एक अच्छा डॉक्टर होगा। वो एक अच्छा डॉक्टर हो नहीं सकता, क्योंकि वो संवेदना उस व्यक्ति में है नहीं। तो ये एक पर्सनालिटी होती है कि क्या आप उस चीज के लिए बने हो या नहीं। वो एक पैशन होता है उस काम के लिए। और ये भी आपकी जो पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, वो उसकी परीक्षा ली जाए तो उससे जांच लिया जाता है। वो विशेषज्ञ जो हैं वो ये जो यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए, ये ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह की परीक्षाओं के आयोजन में जिनको महारत होती है, और वो इन सब चीजों को माप लेते हैं। अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं, सामने वाला अगर झूठ भी बोल रहा है, तो वो उसको भी कोरिलेट करके पकड़ लेते हैं। तो ये खाली लिख देने की चीजें नहीं है, वो व्यवहारिक तौर पे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो आंसर देने का तरीका है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो इन साइकोलॉजिकल टेस्ट में, जिनसे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो रुचि परीक्षा में, बुद्धिमत्ता परीक्षा में, प्रवृत्ति परीक्षा में, और ओवरऑल उसका जो व्यक्तित्व की परीक्षा है उसमें वो क्या संस्था के लिए खरा उतरेगा या नहीं। ये दक्षता परीक्षाएं, फिर आपकी मनोवैज्ञानिक परीक्षा। अब इसके बाद हम अन्य परीक्षाओं की, ये भी, इससे भी गुजरना पड़ता है कैंडिडेट को, जो अभ्यर्थी होता है, जो कैंडिडेट होता है। अदर टेस्ट में क्या रहता है कि भाषा ज्ञान परीक्षा ली जाएगी, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज टेस्ट होगा, और साथ में जनरल नॉलेज का टेस्ट किया जाएगा। यहां से भी आपको पता चल जाता है कि उस आदमी की लैंग्वेज के ऊपर पकड़ कितनी है, और सबसे बड़ी बात कि उसको सीखने की शक्ति का जो माप है सामान्य ज्ञान से, ये भी एक अवेयरनेस कितनी है। इन सब चीजों का एक आप माप कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, तो आपने उसका भाषा का ज्ञान वो भी परख लिया, सामान्य ज्ञान की परख का भी अंदाजा लगा लिया। फिर उसके बाद रोजगार साक्षात्कार होगा, ऊपर भी चर्चा हुई। आप उनको बुलाएंगे जब वो साक्षात्कार के लिए, तो वहां पर प्राथमिक जांच में जो चर्चा हो चुकी है रोजगार साक्षात्कार में, वो वही बात होगी कि प्राथमिक साक्षात्कार होगा, प्रिलिमिनरी एक आपका ब्यौरा वो लेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई आप उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ आप जॉब ही पाना चाहते हैं। और दूसरा, आप उसमें उस कैंडिडेट से ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो अपना फॉर्म वगैरह भर के वो अपनी योग्यताओं की और उन सब चीजों की उसको फॉर्म में लिख देगा। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर ली थी पहले पॉइंट में, जब प्राथमिक जांच हुई थी। तो रोजगार साक्षात्कार में लगभग वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। और चौथा बिंदु रहता है संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जांच, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। यहां पर जिन व्यक्तियों के नाम आपने लिखे होते हैं, वो आपके रेफरी होते हैं किस्म से, उन लोगों से भी पता किया जा सकता है उस कैंडिडेट की पृष्ठभूमि के बारे में कि किस तरह का कैंडिडेट है, और इसने
अपने जो करियर है अब तक उसमें क्या कारगुजारी रही है। तो उन लोगों से भी बातचीत करके संस्था ये जान लेती है कि इस आदमी का जो ये बातें यहाँ पर इसने हमने नोटिस की और यहाँ पर लिखी गई हैं इस प्रार्थना पत्र में, उनमें कितना आपस में तालमेल है। और फिर वहां पर उसके जो कागजात वगैरह हैं वो भी पहले ही चेक कर लिए गए होते हैं, मिलान कर लिया गया होता है। और अब फिफ्थ स्टेप में चयन निर्णय सिलेक्शन डिसीजन की बात होती है। और यहाँ पर वो जो पैनल है, जो इंटरव्यू बोर्ड है, वो उस कैंडिडेट को फाइनली सिलेक्ट कर लेता है और लगभग उसका जो चयन का निर्णय है वो फाइनल हो चुका है। और वो अब खाली जिस डिपार्टमेंट में उसको अपॉइंट करना है, मैनेजर पर्सनल जो है वो बात करेगा उस डिवीजन के प्रबंधक से कि ये आदमी क्या आपके डिवीजन में ये रखने के काबिल, आप इसको क्या अपनी हाँ कहते हैं या ना कहते हैं। तो उसकी राय जरूर ले ली जाएगी उसको सेलेक्ट करने से पहले। और फिर छठा जो उसका प्रक्रिया है, चरण है चयन का, वो शारीरिक परीक्षण होंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा उस कैंडिडेट का। और शारीरिक परीक्षण करने का सबसे बड़ा जो मकसद है वो यही है कि जो उसके कार्य की जो आवश्यक शारीरिक क्षमता है वो उसकी जांच, उसकी परख हो जाएगी कि आदमी जो है वो इतने घंटों तक सही सलामत काम कर सकता है, चुस्त दुरुस्त है। वो फिजिकली उस चीज को वेरीफाई करेंगे। दूसरा मेडिकल बोर्ड करेगा ऑफ कोर्स। और दूसरा संस्था को ऐसा व्यक्ति भी अपॉइंट नहीं करना है जो किसी इन्फेक्शियस डिसीज से ग्रस्त हो और वो दूसरे जो कर्मचारी हैं उनके लिए वो दिक्कत बने। जैसे इन्फेक्शियस डिसीज हैं, आजकल कोरोना वायरस का जोर चल रहा है, तो किसी में अगर ये वायरस है उसके शरीर में तो वो दूसरे व्यक्ति में आसानी से एंटर हो सकता है। तो ये भी एक इस तरह के जो रोग हैं, संस्था को ऐसे रोगों से भी बचना है और बाकी लोगों को भी बचाना है। फिर मेडिकल बिल्स जो हैं इससे घटेंगे, बहुत कम खर्चे आएंगे मेडिकल बिल्स के। और फिर सातवां उसको जॉब ऑफर किया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर प्रदान करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और उसमें वो अंतिम तिथि कि आप इतने तारीख तक इस जॉब को अवश्यमेव ज्वाइन कर लें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहती है उसमें। तो ये जॉब ऑफर में, ये अपॉइंटमेंट लेटर में जब आप जारी करेंगे तो उसमें बाकायदा ये लिखा जाएगा कि आप इतनी तिथि तक इस कार्यालय में अपना जॉब जो है, अपना नौकरी जो है उसको शुरू कर सकते हैं। और फाइनली रोजगार का अनुबंध, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में बात होगी। यहाँ पर इस जॉब ऑफर के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोई 10 चीजें लिखी रहती हैं। जॉब का टाइटल क्या है, ये जॉब का नाम क्या है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस व्यक्ति की जिसको आपने वहां पर नियुक्त किया है, उसकी उत्तरदायित्व क्या क्या रहेंगे, उसका डेट ऑफ रेगुलर सर्विस जो है वो ज्वाइन करने की तिथि क्या है, जो उसने रेगुलर सर्विस ज्वाइन की, नियमित सेवा जो उसने देना शुरू की। फिर उसका जो रेट ऑफ रेम्यूनरेशन है, उसका पारिश्रमिक, उसका तनख्वाह कितनी रहेगी, उसके अलाउंसेस भत्ते कितने दिए जाएंगे, उसके वर्किंग आवर्स कितने घंटे वो काम करेगा, उसके लीव रूल्स क्या क्या रहेंगे जो उसके ऊपर लागू होते हैं छुट्टी के लिए। फिर झगड़ा निवारण कार्यविधि क्या रहेगी इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट।
तो उसके लिए झगड़ा निवारण कार्यविधि, फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या रहेगा, और अंतिम बात जो टर्मिनेशन का प्रोसीजर है, अगर संस्था ने उस बंदे को नौकरी से निकालना हो तो वो कौन सी शर्तें हैं जिनके तहत उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो एक चयन की एक प्रक्रिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, और जो संस्थाएं इस विधि को अपनाते हुए अपने यहाँ अधिकारी कर्मचारियों का चयन करती हैं, लंबी प्रक्रिया है लेकिन जांची परखी है, महंगी प्रक्रिया है, और उसमें ये 8 जो चरण हैं उनके बारे में हमने एक विस्तृत बातचीत आपके साथ की। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा और इसका आनंद लिया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा और आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।